शनिवार का दिन, सैटरडे, और ये है 2025 की पहली अदालत। तो आज की अदालत बहुत विशेष होने जा रही है। आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत, धन्यवाद सबका आ जाने के लिए। तमाम लोग आ गए हैं, लग चुकी है अदालत। बाजार में चल रहा है एक बहुत ही विशेष संक्रमण काल है, ये ट्रांजिशन टाइम चल रहा है। और इस संक्रमण काल में अगर आप देखेंगे कि चार्ट्स पर भी बहुत बदलाव हो रहे हैं। इनको समझने के लिए आज की अदालत बहुत विशेष है। तो सारे काम छोड़ दीजिए, सारे मन में विचार जो भावनाएं आ रही हैं उनको एक और रख दीजिए और केवल फोकस कीजिए आज की अदालत में और इसमें चर्चा में आ रहे चार्ट्स पर। तो वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट। नूरेन जी का एक प्रश्न है कि एसआईपी करना बेहतर रहता है या वन टाइम निवेश बेहतर रहता है, कौन सा ज्यादा रिटर्न देगा? तो इस पर भी आइए चर्चा करेंगे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल शुरू में ही इन्होंने कर दिया है और इनके अलावा और भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है आगे। बहुत बढ़िया, आज देखिए बड़े अच्छे अच्छे काम मिल रहे हैं मुझे। हमारे तीर्थाबाशी पांडा जी हैं, वाह क्या नाम है, तीर्थाबाशी पांडा जी कह रहे हैं कि लॉन्ग शॉर्ट पर एक डिस्कशन हो जाए। मुझे तो ये लगा कि डिस्कशन को शॉर्ट रखिए, लेकिन फिर मैंने ध्यान से पढ़ा तो आगे लॉन्ग लिखा है, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रेटजी पर एक डिस्कशन हो जाए। तो दो सवाल आज मिले हैं। एक तो नूरेन जी ने पूछा था कि भाई एसआईपी करें या एक मुश्त पैसा लगाएं, दोनों में से बेहतर क्या रहता है। और दूसरा सवाल ये तीर्थाबाशी पांडा जी ने पूछा है कि लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी क्या है और कैसे इस पर काम किया जाता है। तो इन दोनों चीजों पर चर्चा करेंगे आज की अदालत में। और भी बहुत सी बातें करनी है। आखिर भाई कुछ लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन मोस्ट पीपल हैव मेड मनी। अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, 2024 आपके लिए नुकसान का साल रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं आपकी योजना में गलती, कोई ना कोई गलती चल रही है। क्योंकि देखिए 2024 वाज ईयर जहां इंडेक्स ही 5-6% बढ़ा हो और स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा बढ़ा था, तो कोई वजह नहीं है कि हमें 2024 में पैसा नहीं बनना चाहिए। अगर पैसा नहीं बना है तो कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच में, हमारी साइकोलॉजी में, हमारे रिस्क मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कोई दोष है। अभी भी चार्ट्स को नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब अगर आप चार्ट्स देख करके काम कर रहे हैं तो ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम होती है। कोई आप बहुत ही अनलकी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में अगर आप चार्ट्स देख करके काम कर रहे हैं और फिर आपके लिए 2024 में पैसा ना बना हो, यह बहुत मुश्किल बात है। तो इसका अर्थ यह है कि चार्ट्स पर यकीन बढ़ाएं, अपना थोड़ी अपनी रणनीति में फर्क लाएं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इस पर मलाल मत कीजिए, उसके गम में न चले जाएं, देवदास न हो जाएं। आपको सोचना है केवल कि भाई क्या हुआ, क्यों नुकसान हो रहा है। अब जैसे कुछ लोग हैं हम में से, जैसे अभी देखिए हमारे संजय साहब हैं जो लिख रहे हैं कि आई एम इन ह्यूज प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ही नहीं, ह्यूज प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। टीम संजीव लिख रहे हैं, कहां गए, हाँ ये रहे, टीम संजीव लिख रहे हैं कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल 3 to 4% फॉर द लास्ट 12 months। वाह, बहुत बड़ी बात होती है ये। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि जैसे दिनेश भाकर साहब हैं जो लिख रहे हैं 30% का प्रॉफिट है। तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट में है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है यू हैव टू रिफ्लेक्ट। दिस इज द बेस्ट आइडियल टाइम टू रिफ्लेक्ट। तो सोचिए कि क्या गलती हुई और उस पर फिर आपको पुनः विचार करना है। हमारे शशांक जी हैं, शशांक डबराल साहब हैं जो लिख रहे हैं कि आपकी गाइडेंस से 27% का प्रॉफिट है पिछले साल, विच इज वंडरफुल। अगर देखिए इंडेक्स 6-7% बढ़ा है और आप 27% ला रहे हैं, इसका मतलब आप जो है बाजार को बहुत बड़े पैमाने पर पीछे छोड़ रहे हैं। अपनी आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे रामलाल जाट साहब हैं और ये लिख रहे हैं कि 68% का प्रॉफिट 2024 में बुक किया है। 68% मायने रखता है, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इनको पीछे छोड़ रहे हैं हमारे देव गोस्वामी जी जो लिख रहे हैं कि गए साल में 166% का प्रॉफिट है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो अपने प्रॉफिट पर फोकस रखें और ये याद रखें कि जो पूरा खेल है ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का, इसमें अगर जो हमारा विषय है आज की अदालत में वो है बजट। क्योंकि अब बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, तो इस पर बात करेंगे। इस पर एक बड़ा अच्छा संदेश अभी नूरेन जी के आज की हमारी विशेष अदालत को, जिसमें हमारा फोकस रहेगा आगामी यूनियन बजट पर, तो उसकी बात करेंगे। कई सारे और इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं जिनकी बात हमें करनी है, तो बिना समय गंवाए आइए चार्ट्स का रुख करता हूं। कुछ ही क्षणों में आपको चार्ट्स दिखाई पड़ेंगे। लीजिए, चार्ट्स आपके सामने हाजिर है। उम्मीद कर रहा हूं चार्ट्स दिख रहे होंगे। ये है निफ्टी का चार्ट, माफ कीजिए, और निफ्टी का ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पर मैंने एक रेखा पहले की डाली हुई, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। तो ये लाइन हो गई हमारी 23,500। इस रेखा का, इस स्तर की चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं। तो 23,500 जो है ये निफ्टी के लिए अहम स्तर है, इंपॉर्टेंट लेवल है। और 23,500 जो है इसके आसपास निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। इस सप्ताह का लो देखें जो गया सप्ताह है, तो एक समय तो बाजार काफी गिरा और शुक्रवार को भी गिरा, लेकिन अगर आप इसका लो देख लें इस सप्ताह का,
तो लगभग 23,460, यानी कि बिल्कुल हमारे सपोर्ट लेवल से मेल खाता है। तो सपोर्ट से ही बाउंस इस सप्ताह आया, और ऐसा होने से सपोर्ट की पुष्टि हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाता है, सत्यापित हो जाता है सपोर्ट कि हाँ ये सपोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 23,500 जो है ये निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। साथ में एक रेजिस्टेंस मार्क कर लें। देखिए मेरा ये मानना है, बहुत से लोग आजकल टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, और टेक्निकल एनालिसिस, जब मैंने ये कारोबार अपना कामकाज शुरू किया था, एक निवेशक के रूप में अपनी जर्नी शुरू की थी, उस समय क्या था कि टेक्निकल एनालिसिस को ना तो बहुत ज्यादा तरजीह मिलती थी, और ना ही उतना मेन स्ट्रीम आइडिया था, ये मुख्य धारा में नहीं था। लेकिन आज मैं पाता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बड़े पैमाने पर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत ही मेन स्ट्रीम आइडिया बन गया है। बड़े बड़े फंड हाउसेस, बड़े इन्वेस्टर्स, बहुत बड़ी बड़ी FIIs भी टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करने लगे। तो एक चीज जो मैंने नोटिस की है ओवर द इयर्स, कि इन सब कारणों से एनालिसिस अत्याधिक हो गया है। आवश्यकता से अधिक एनालिसिस करने की हमारी एक कोशिश रहती है, जिसको एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, कि जरूरत से ज्यादा एनालिसिस कर रहे हैं। जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे उतनी ज्यादा समस्याएं बढ़ेंगी। तो एकदम सिंपल होते हैं चार्ट्स, कोई बेवजह के इंडिकेटर्स, अलग अलग प्रकार की चीजें डाल देने से एनालिसिस और बेहतर होता है, ऐसा मेरा अनुभव नहीं कहता है। एनालिसिस हैज टू बी ऑन पॉइंट, एकदम क्लियर मिनिमलिस्टिक एनालिसिस होना चाहिए, और वही हम अदालत पे हर सप्ताह करते हैं। तो हमारे सामने जो चार्ट फिलहाल है ये निफ्टी का, और निफ्टी के इस चार्ट को गौर से अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि निफ्टी के इस चार्ट पर 2 लेवल्स 3 मार्क किए हुए हैं मैंने। इन 3 लेवल्स के अलावा आपको चौथी रेखा मार्क करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं तो केवल ये 3 लाइंस पूरे इस चार्ट को सही ढंग से एनालाइज कर रही है। देखिए पहली लाइन है 23,500 की, जो निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट है। दूसरा लेवल है 24,700 800, और तीसरा लेवल ऑल टाइम हाई लेवल है 26,200। तो ये कुल मिलाकर निफ्टी की संरचना है। निफ्टी 24,700 को निकाल जाता है तो निफ्टी 26,175 200 हो जाएगा, और ये निफ्टी की फिलहाल स्थिति है। कोई बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं है। हाँ ये बात ठीक है कि अगर आप इसको इस तरह देखें तो ये जून जुलाई का महीना है पिछले साल का, और अब जनवरी 2025 हो चुका है, लेकिन 6-8 महीनों से निफ्टी में किसी ने पैसा नहीं बनाया। ये बात सही है, ये घूम फिर कर शेयर जरूर चले हैं, लेकिन इंडेक्स जो है उसमें कोई खास तब्दीली नहीं हुई है। इसीलिए कुछ लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है कि देखो पैसा नहीं बन रहा है, लोग फंस गए हैं, बढ़ नहीं रहा है। भाई हर महीने हर समय बाजार बढ़े, ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि बाजार को हर महीने हर सप्ताह बढ़ना चाहिए? ये उसका धर्म है या उसका कर्तव्य है या परंपरा है? ऐसा कुछ नहीं है। बाजार कभी भी हमेशा नहीं बढ़ते रहते, बढ़ने के बाद करेक्ट होते हैं, कंसोलिडेट होते हैं, रुकते हैं, उसमें भी अवसर होते हैं, कुछ शेयर्स बढ़ते घटते हैं, लेकिन अंततोगत्वा बाजार की दिशा जो है वो ज्यादा महत्व रखती है। और दिशा अगर आप देखें, जो दीर्घकालिक बाजार की दिशा है वो ऊपर की ओर बनी हुई है। तो बेवजह एनालिसिस को बढ़ाकर, लंबा खींचकर, उसमें अलग अलग इंडिकेटर्स डाल करके उसे कॉम्प्लिकेट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वन हैज टू कीप इट सिंपल, एंड दिस इज सिंपल एनालिसिस। 23,500, 24,700, 26,000, ये 3 लेवल्स हैं, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। बाजार फिलहाल एक रेंज में ग्रसित है, और इस रेंज से जब तक बाहर मुक्ति नहीं मिलती निफ्टी को, इस रेंज में ही छटपटाता रहेगा, उछल कूद रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो एक रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है अभी जो आप देख रहे हैं। आइए एक दफे बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं हर सप्ताह की तरह। बहुत सारे सवाल आज सबके मन में है, और हमें बजट की भी बात करनी है, इसलिए मैं अपनी बातचीत को छोटा रखूंगा, संक्षिप्त रखने का प्रयास करूंगा। ये आपके सामने बैंक निफ्टी है, इसकी भी चर्चा हम कर रहे हैं। लेवल मैंने पहले के मार्क किए हुए हैं, तो कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं। लगभग 54,000 ऊपर मान लें और 50,000 नीचे मान लें। 4,000 अंकों का बड़ा दायरा है। इसमें बैंक निफ्टी रोज नए स्तर दिखा देता है। लोग जो है इसको एनालाइज करते थकते नहीं है, लेकिन फिर वही एनालिसिस पैरालिसिस। केवल 2 ही लेवल हैं, 54,000 और 50,000। जब तक इन लेवल्स को पार करके कोई दिशा नहीं मिलेगी, तब तक उतार चढ़ाव चलता रहेगा वीकली चार्ट के हिसाब से। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। आइए ग्लोबल मार्केट्स देख लें क्या हो रहा है। ट्रंप जी के आने से पहले यूएस में ये नैस्डैक है, कोई बदलाव नहीं है, तेजी चल रही है बकायदा बदस्तूर। और साथ में डाउ जोन्स देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स में भी आप देखिए कि अच्छी रिकवरी नीचे के लेवल्स पर हुई, करेक्शन पूरा हो रहा है ऐसा लग रहा है चार्ट देखकर। तो यहां पर भी कोई संकट की स्थिति नहीं है, सब कुछ सामान्य है, नियंत्रण में है, सारी चीजें ठीक चल रही। केवल एक समस्या चल रही है, और वो हम सब जानते हैं, वो है डॉलर और रुपए का जो आपस में संबंध है। अब ये हमारे लिए हमेशा से और पिछले कुछ महीनों से लगातार जो है सिरदर्द की वजह बना हुआ है। ये 84 था, 84 पर ब्रेकआउट हुआ, और अब देखिए ये 86 को दस्तक दे रहा है।
तो 2 रुपए की तेजी कोई मामूली तेजी नहीं है, बहुत बड़ी तेजी है। तो ये जो तेजी आई है डॉलर में, इसने सारी जो समीकरण है उनको बदल करके रख दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम देख रहे हैं कि 86 के लेवल्स आपको डॉलर पर आते हुए दिख रहे हैं, तेजी चल रही है और डॉलर की मजबूती जो है ये काफी बड़ी परिस्थितियां पैदा करती हैं। विदेशी बिकवाली चल रही है, यानी कि विदेशी निवेशकों की, और उसी का आपको ये फल दिखाई पड़ रहा है। ग्लोबली भी अगर आप देखें तो करेंसी इंडिया की और ग्लोबल सारी करेंसीज डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही हैं। अगर आप डॉलर इंडेक्स देख लें तो वो 109 हो चुका है। डॉलर इंडेक्स का चार्ट देख लेते हैं, आइए फटाफट। ये है डॉलर इंडेक्स और डॉलर इंडेक्स 109 लगा करके आया है। डॉलर इंडेक्स में बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। ये डॉलर इंडेक्स क्या होता है? डॉलर इंडेक्स है यूएस करेंसी, यानी कि अमेरिकी डॉलर बनाम दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। जिन देशों के साथ अमेरिका का सबसे बड़ा परस्पर व्यापार होता है, उन देशों की जो करेंसी है उनके मुकाबले डॉलर के किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है, ये उसका सूचकांक है। और आप देख रहे हैं कैसे 108.9 की तरफ ये बढ़ रहा है। तो यहां पर ब्रेकआउट हुआ है। ये इंडेक्स का बढ़ना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। डॉलर की मजबूती जो है ये ट्रंप के आने से, उनकी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के आने से के आने की उम्मीद में हो रहा है। तो ये आपके सामने 109 का लेवल है और ये डॉलर इंडेक्स है। तो हम देख रहे हैं कि ग्लोबली डॉलर में तेजी आ रही है और इसका खामियाजा सारी करेंसीज को दुनिया भर की भुगतना पड़ रहा है। ये स्थिति है। तो स्थिति ओवरऑल ठीक है। करेंसी के पहलू को हटा दें तो चीजें ठीक हैं। करेंसी को जोड़ करके देखें तो अभी भी चाल जो है बाजार की वो रुकी रहेगी। कुछ स्ट्रगल रहेगा, कुछ संघर्ष रहेगा। तो ये हमें चार्ट देखकर पता लगता है। तो डॉलर का चार्ट हमने देखा झटपट। और अब आइए बिना समय गंवाए कुछ इंटरेस्टिंग सवालों की बात करते हैं। बहुत सारे सवाल आए हैं। अच्छा, एक हमारे फसी साहब ने सवाल किया है कि भाई चाइना में एक वायरस का आउटब्रेक हुआ है, उसका इफेक्ट कितना होगा, क्या 2020 जैसा इफेक्ट हो सकता है? लुपिन और फाइजर कप विद हैंडल ब्रेकआउट भी दे रहे हैं, तो क्या फार्मा कंपनीज में बड़ी तेजी? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है कि एक स्पष्टीकरण आया है कि ये एक प्रकार का मौसमी बुखार है जिसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा और इसकी तुलना कोविड से करना जो है वो सरासर गलत है। तो ये स्पष्टीकरण आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कल तक रिपोर्ट्स चल रही थी कि चीन में फिर एक बार कोई नया संक्रमण जोर पकड़ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो आई डोंट थिंक कि उसका कोई बहुत बड़ा लास्टिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपकी चिंता हालांकि जायज है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे, अच्छा बहुत बढ़िया, हमारे रवि मुनेरिया जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरी बिटिया का नाम ले लीजिए, मिनी मनावी प्रिया, बहुत अच्छा नाम है। और ये कह रहे हैं कि 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है इन्हें 20 लाख की कैपिटल में 2024 में। तो आपको साधुवाद हमारा रवि जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप अद्भुत काम करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए, तो नूरेन जी के सवाल का जवाब भी लगे हाथों दे देता हूं। सवाल उनका ये अधीर हो रहे हैं। सवाल उनका ये है कि क्या एसआईपी करना ठीक रहेगा या एक मुश्त पैसा लगा देना चाहिए? देखिए, एसआईपी करना कब अच्छा रहता है? जब आपको पैसा धीरे धीरे करके जोड़ना है। मान लीजिए आपके पास एक इनकम सोर्स है, कहीं से सैलरी मिलती है, कहीं से रेंट आता है, मंथली पेमेंट कहीं से आता है। अब आप एक चाहते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट हो। देखिए, एसआईपी अनुशासन लाती है जीवन में। आपको यह पता रहता है कि अगर आमदनी 100 रुपए की है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं या 50,000 रुपया महीना कमाते हैं, तो इस 50,000 रुपए में से 10,000 की तो एसआईपी चली जाएगी। अब 40,000 बचे। तो अब आपको पता है कि भाई मेरी चादर जो है वो 40,000 की है, मुझे उसी के भीतर रहना है और अपने खर्चों को उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है कि 40,000 जो मेरे रिमेनिंग मंथली पैसा है, मैं उसमें अपना काम चलाऊं, गुजर बसर करूं, उसके बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि एसआईपी तो हर महीने कटेगी। जो एक मुश्त पैसा है वो तब लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं से कोई विंडफॉल गेन आ जाए, कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपके पास हो। ऐसा किसने कहा है कि एनपीए केवल बैंकों के होते हैं? भाई, आपके और मेरे भी एनपीए बहुत सारे हैं, उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते, वो बात और है। लेकिन कभी अपनी फाइनेंशियल बैलेंस शीट निकालिए और देखिए क्या क्या एनपीए किए हुए हैं। तो आप देखेंगे शर्तिया आपने कहीं ना कहीं कोई निवेश किया होगा, कोई ऐसी यूलिप पॉलिसी ले ली होगी, किसी के कहे पर कोई फ्लैट बुक करा दिया होगा, कोई ना कोई एक ऐसा निवेश कर दिया होगा जो नॉन परफॉर्मिंग या लो परफॉर्मिंग एसेट होता है, जिसमें कोई खास रिटर्न नहीं आता है, लेकिन हम उसे चिपकाए रखते हैं क्योंकि भाई ठीक है, चलो कर दिया, देखा जाएगा, कभी ना कभी बढ़ ही जाएगा, या इतना समय नहीं होता। तो कई बार नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हमारे हैं, अगर हम उससे एग्जिट ले लें तो हमारे पास कैपिटल आ जाती है। वो कैपिटल अगर आप बाजार में लगाना चाहते हैं दोबारा, तो एक मुश्त लगाइए। रहा सवाल रिटर्न का, तो अगर आप एक मुश्त पैसा लगा रहे हैं तो इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार के किस मोड़ पर लगा रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी बड़े करेक्शन के बाद लगाया तो शर्तिया आपका रिटर्न अच्छा होगा। एसआईपी में वो जो आपकी टाइमिंग है
वो नॉर्मलाइज हो जाती है। तो मेरा हमेशा से ही मानना है कि ये इस बात पर न जाएं कि किसमें ज्यादा रिटर्न आता है, इस बात पर जाएं कि आपकी स्थिति क्या है। आपको अपनी सैलरी में से कुछ पैसा निकाल कर निवेश करना है तो एसआईपी कीजिए, और आपके पास एक मुश्त पैसा कहीं से आया है जिसको आपको डिप्लॉय करना है तो जरूर आप उसको एक साथ भी लगा सकते हैं। अगर आपको टाइमिंग थोड़ी बहुत आती है, चार्ट देखना आता है, तो आप जरूर ऐसा कर सकते हैं। वाह, हमारे हिमांशु साहू जी कह रहे हैं कि भाई 66% इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ गया है 2024 में आपके गाइडेंस में। अरे भाई हिमांशु जी, ये सब इसका पूरा पूरा 100% श्रेय आपको जाता है, आपकी मेहनत, एकाग्रता और आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को जाता है कि भाई खतरा मोल लेने की जो आप में ताकत है, उसी की वजह से आप यहां तक पहुंच पाए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और 2025 में आप ये 66% के अपने रिकॉर्ड को तोड़ें, ये मेरी शुभकामनाएं। ओहो भाई वाह, मनमोहन शर्मा जी क्या गजब का संदेश भेज रहे हैं। कह रहे हैं, गुरु जी, गुरु की दी हुई सीखों से बाजार में चमक रहा हूं मैं, हर गिरावट में अवसर ढूंढ, मुनाफे की राह पकड़ रहा हूं मैं। वाह मनमोहन जी, क्या गजब की कविता आपने की है, हृदय गदगद हो गया मेरा पढ़ करके। आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। 20% का प्रॉफिट हो रहा है मनमोहन जी को, अच्छा प्रॉफिट है, और ये आपकी मेहनत और आपकी लगन का परिणाम है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई शेयर बाजार में पैसा तो भाग्य से मिलता है, या ये जो पैसा है ये किस्मत का पैसा है, इसमें कोई योग्यता या आपके कौशल का कोई योगदान नहीं होता, ये तो भाई तुम लकी हो गए। देखिए, आप लोग जो आज यहां पर मौजूद हैं, जो लोग चार्ट्स देखते हैं, बाजार में सक्रिय हैं, आप ये सब जानते हैं कि दिस इज अ गेम ऑफ स्किल। लक इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लेकिन यहां पर स्किल का परीक्षा होती है। आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होता है, चार्ट सही देखने होते हैं। तो ये खेल जो है ये स्किल का है, और जो भी लोग मुनाफा लाए हैं, अच्छा काम किया जिन्होंने 2024 में, आप ये मान करके चलिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि। वाह बहुत बढ़िया। एक हमारे सुनील जी हैं, ओहो अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई 1,62,000 का प्रॉफिट आया पूरे साल भर में, लेकिन 80,000 का लॉस आ गया एचएएल में। ओहो ठीक है, तो अब ये जो बड़ा लॉस आपको हुआ है एचएएल में सुनील जी, इसकी विवेचना अवश्य कीजिएगा। इसको दबा मत दीजिएगा कागजों के ढेर में या फिर कारपेट के नीचे इसको सरका मत दीजिएगा। इसको जो है सामने रखिए अपने कि भाई ये बड़ा लॉस मुझे हुआ। एक चार्ट जो है, कई ऐसे इन्वेस्टर ट्रेडर हैं जो क्या करते हैं, पुरानी परंपरा है कि जो उनका सबसे खराब ट्रेड होता है, जिसमें सबसे ज्यादा लॉस हुआ होता है, ऐसा लॉस जो हर ट्रेडर के लाइफ में होता ही होता है, तो जो बड़ा लॉस आपको जीवन में कभी किसी ट्रेड में लगा हो, उस चार्ट की फोटो निकाल लें, उसको प्रिंट आउट ले लें और कलर प्रिंट आउट लीजिएगा, और कलर प्रिंट आउट को बाद में फ्रेम करके अपने दफ्तर में, जहां पर बैठकर आप ट्रेड देखते हैं, कोई डेस्क हो, कोई कमरा हो, अगर घर से काम करते हैं तो घर में जो आपका एरिया हो जहां बैठ करके आप चार्ट देखते हैं, वहां उसको सामने रख दें, जिससे आपको याद रहे कि भाई ऐसी गलतियां मैंने की है, और मैं जो अपने आप को आज सुरमा समझ रहा हूं। क्योंकि बाजार में देखिए क्या होता है, 1-6 महीना अच्छे चल जाएं तो हमें मुगालता ये हो जाता है कि भाई हम तो कोई ऐसे विशेष लोग हैं जिनके पास कोई विशेष ऐसा कौशल या योग्यता है, या ईश्वर की कोई ऐसी अनुकंपा हम पर है कि हम तो जो खरीद लेंगे वही बढ़ जाएगा, और हमसे बेहतर तो कोई चार्ट्स नहीं देखता है, हमसे बेहतर तो कोई निवेश नहीं करता है। कई बार इस प्रकार की गलतफहमियां हो जाती है। तो जैसे ही वो चार्ट पर नजर पड़ती है तो याद रहता है कि नहीं, एक ऐसा झटका और हम वहीं आ जाएंगे जहां से शुरुआत की थी। तो इसीलिए यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑलवेज, हमेशा तैयारी रखनी चाहिए, और उसके लिए बहुत जरूरी है। तो जो नुकसान बड़ा हुआ है उसकी विवेचना सुनील साहब जरूर कीजिएगा। ओहो अच्छा, एक सवाल कुछ एक बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, मैं उन पर आता हूं। चलिए, तो अब कुछ सवालों की बात करते हैं। अरे वाह, हमारे सौरभ शेखर साहब हैं, इन्होंने तो अद्भुत काम किया है, और कह रहे हैं कि टर्टल ट्रेडिंग और अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था, 1 करोड़ का प्रॉफिट हासिल किया है सुनील सौरभ शेखर साहब ने। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं सौरभ जी, और ग्रेट। अरे वाह, लव माय कंट्री, वाह बहुत बढ़िया आपका नाम है, हैंडल बहुत जबरदस्त है, और हैप्पी न्यू ईयर भेज रहे हैं। आपको भी मेरी ओर से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर, शुभकामनाएं नववर्ष की। सचिन जी आ गए हैं, सोलार इंडस्ट्रीज, वो कहते हैं आइए सोलार इंडस्ट्रीज का चार्ट देख लीजिए। तो 2 चार्ट्स देखूंगा, एक सोलार इंडस्ट्रीज का और एक हमारे समीर सांघवी साहब का सवाल है 63 मून्स पर। तो इन दोनों चार्ट्स का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोलार इंडस्ट्रीज। अब ये कोई सोलर एनर्जी वाली कोई कंपनी नहीं है, डिफेंस की कंपनी है, एक्सप्लोजिव्स बनाती है सोलर इंडस्ट्रीज। ये आपके सामने चार्ट है, वीकली चार्ट है, और इस चार्ट को गौर से देखें। ये मैं इसको
लेवल्स के हिसाब से देख रहा हूं। तो देखिए एक ब्रेकआउट आया था ये 2023 में 4000 पे था, ये 12000 हुआ 4 गुना, उसके बाद थोड़ा सुस्ता रहा है। अब यहां पर एक लाइन तो ये हटा देनी चाहिए आपको। साथ में अगर आप देखें गौर से तो ये चार्ट जो है इसमें एक चैनल आपको बनता दिखेगा, ये चैनल है, और इस चैनल में ये स्टॉक जो है ये काम कर रहा है। ये चैनल, ये इसकी असली नब्ज है इस चार्ट की, ये चैनल में है। अब ये चैनल से बाहर निकलेगा तब इसमें अगला आपको मोमेंटम बनता दिखेगा। तो ये यहां पर चैनल है, ब्रेकआउट आने के बाद आपको इसमें बड़ी तेजी बनती दिखेगी। तो फिलहाल एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है। ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद फिर नई दिशा बनेगी, और आप देख रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा रनअप आया तो उसके बाद कुछ समय की अंडर परफॉर्मेंस आमतौर पर देखने को मिलती है सभी शेयर्स में, वही हो रहा है। तो लेवल्स का ख्याल रखिए, चैनल मार्क कर लीजिए, और फिर कुछ और एनालिसिस की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको। तो ये सोलर इंडस्ट्रीज एक 63 मून्स का चार्ट देखते हैं, जिस पर सवाल किया। 63 मून्स जो है बड़ी जबरदस्त एक समय पर खबरें चल रही थी, तो आइए चार्ट देखते हैं। ये 63 मून्स टेक्नोलॉजीज, बड़ा ब्रेकआउट हुआ 650 रुपए के आसपास, फिर वहां से 1000 रुपए का भाव हो गया। उसके बाद आप देखिए करेक्ट होकर 900 पर चल रहा है। अब ऐसे जहां पर ऐसे वर्टिकल राइज हुए हों वहां पर क्या किया जाए भला, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई खरीदे तो लगता है इतना ऊपर खरीद रहे हैं, देखिए ब्रेकआउट तो यहां हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि यहां नहीं खरीदा जा सकता। खरीदने का मौका ब्रेकआउट के स्तर पर होता है, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल भी इतनी बड़ी होती है कि स्टॉप लॉस आपका बहुत नीचे रह जाता है। तो यह समस्या होती है अगर आप लेट एंट्री ले रहे हैं किसी शेयर में। तो कुल मिलाकर के ट्रेंड पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में स्टॉक है, बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है, करने को कुछ खास नहीं है। अगर सीमित एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा जाए तो वो बेहतर रणनीति होगी। जो इस सप्ताह का लो है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल मान लीजिए इंट्राडे चार्ट्स इत्यादि पर, तो इसको मार्क कर ले यहाँ पर ऐसे, और ये आपके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल हो जाएगा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने के काम आ सकता है। तो ये आपके सामने चार्ट है, 63 मून्स का, तेजी कायम है। तो ये हमारे सामने चार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग। इस पर सभी संघावी साहब ने सवाल किया था। ओहो, पूर्णिमा जी का सवाल है, और उन्होंने अपने विवाह की तस्वीर डाली है। वो कह रहे हैं कि धानी का चार्ट देखिए सर प्लीज। ठीक है, आइए धानी का चार्ट देख लेते हैं। वाह क्या चार्ट बना था। देखिए धानी जो है ये इंडिया बुल से अलग हुई कंपनी है, और इसको अगर आप देखिए तो यहां ब्रेकआउट हुआ था 18 नवंबर को। उस समय कोई 70-71 का भाव था, अब 108 हो गया। तो 30-35% तो यूं ऐसे चुटकियों में ऐसे शेयर दे जाते हैं, अगर ठीक से आपने सही जगह पर चार्ट देख लिया। अब इस चार्ट को देखिए, मैंने एक ही लाइन डाली हुई है बस, दर्जनों लाइनें डाल करके चार्ट को बेवजह कॉम्प्लिकेट करके पूरा जाल बना करके क्या मिलता है। एक लाइन डालिए बस चार्ट को, जो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट हो, जो सबसे रेलिवेंट हो, बस उस लाइन को डाल दें और चार्ट पूरी तरह से आपको समझ आने लगेगा। तो ये 71-72 पर ब्रेकआउट हुआ और 100 के ऊपर अपडेट हो रहा है। गजब की तेजी बनी है ऑन धानी। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सही जगह पर रख करके इसको देखिए। अच्छा, एक हमारे गणेश वर्मा जी का प्रश्न था, वो ये कह रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करके एवरेज मंथली प्रॉफिट कितना होना चाहिए। मेरा स्विंग ट्रेड में 3 से 5% मंथ आता है, ये कम है या ठीक है, ये प्रश्न है। और बड़ा जोरदार सवाल है आपका गणेश जी। भाई देखिए इसके लिए ऐसा है कि कुछ भी कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं है कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बाजार कोई बहुत प्रिडिक्टेबल सैलरी लाइक रिटर्न्स या हम कहें कि एन्युइटी टाइप इनकम, वो शेयर बाजार से बहुत मुश्किल से मिलती है। शेयर बाजार में हमेशा एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, रिस्क, ये रहता ही रहता है। तो अगर आप कभी भी कोई एक ऐसे अपने रिटर्न्स को अगर ऐसे बांधना चाहें या एक ढांचे में डालना चाहें कि भाई ऐसा ऐसा रिटर्न चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा इस प्रकार के जो प्लान्स है ना उससे दूर रहने का प्रयास करता हूं। कभी भी रिटर्न को इस तरह मत देखिए। बाजार में एक साथ रिटर्न आते हैं, कई बार बहुत सारे रिटर्न साथ में आते हैं, और कई बार कुछ महीनों तक आपको रिटर्न नहीं आता। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में 3-4% ला रहे हैं तो ये मेरी राय में तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, और आपको जरूर इस पर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। गणेश जी बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, और ईश्वर करेगा आप इसको और आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए, तो ये गणेश जी का प्रश्न था, और इसके अलावा और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। एक हाँ, बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक प्री ओम सिंह साहब हैं जिन्होंने सवाल किया है न्यूलैंड लैब्स पर। तो आइए न्यूलैंड लैब्स के चार्ट को देख लेते हैं। ये आपके सामने न्यूलैंड लैब्स चार्ट सामने है। आपने देखा कि तेजी बनी, ब्रेकआउट आया था 2000 रुपए के आसपास, वहां से तेजी बनकर 18,000 चला गया,
फिर करेक्शन आया, करेक्शन में स्टॉक सपोर्ट तक ट्रेड आया, नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है? करना आपको एक लाइन तो देखिए यहां डाल दीजिए, ये इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, और एलओसी डालना चाहें तो ये एलओसी हो जाएगी आपकी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है 12,000 के आसपास, तो ये 2 लाइन मार्क कर लें बस, और कुछ है नहीं इसमें। ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्शन हुआ है और करेक्शन के बाद स्टॉक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, बस ये स्थिति है। चार्ट आपके सामने फॉर न्यूलैंड लैब्स, जिस पर अभी प्रश्न किया था प्री ओम सिंह साहब ने। मेरी कभी भी कोई इंटरेस्टिंग पॉजिटिव राय रही नहीं है, और इस चार्ट ने भी जो मेरे विचार है उसको हमेशा सही साबित किया है। तो कई बार जब ये बढ़ रहा था उस समय लोग मुझसे पूछते थे भाई इस पर कभी खरीदारी की राय क्यों नहीं देते हो, क्या बिगाड़ा है इसने? चार्ट नहीं समझ आया, तो चार्ट कभी समझ नहीं आया, और फिर इसमें ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन 500 रुपए के नीचे हुआ, तो फिर एकदम साफ दिखने लगा कि भाई गिरावट और बड़ी आएगी। और आज आप देख रहे हैं 232, अभी भी कोई चार्ट पर संकेत नहीं है। मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास जाने का प्रयास कर रहा है, स्टॉक्स जो है इस प्रकार से रैली कर रहे हैं, और ये शेयर नए लोस बना रहा है, कई सालों का लो है। तो ऐसे शेयर से जितना दूर रहे उतना आपके फायदे की बात है, तो इससे अवॉइड करने की, दूर रहने का मशवरा रहेगा मेरा। तो ये आपके सामने राजेश एक्सपोर्ट्स, जिस पर हसन साहब ने सवाल किया। और अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, अच्छा, एक हमारे हरि किशन आनंद साहब हैं, वो लिख रहे हैं कि सर जी आप मेरा सवाल कभी नहीं लेते, क्या कारण है? कारण ये है कि सवाल नहीं दिखा मुझे हरि किशन जी, आपकी कंप्लेंट तो मैंने देख ली, जो आपने ये जो उराहना लिखा है ये तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन इसके पीछे क्या जो सवाल है वो भी साथ में लिख देते तो सवाल भी लगे हाथों में ले देता। चलिए कोई नहीं, फिर आगे दिखेगा, मैं जरूर लूंगा। राज भंडारी जी पूछ रहे हैं ओरियंट टेक में मैंने 200 पे कैच किया है, वाह, होल्ड करूंगा जब तक कंपनी मिड कैप नहीं बन जाती तब तक। बहुत अच्छा इरादा है आपका राज जी, बहुत जबरदस्त विचार है, जरूर कीजिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, एक के बाद एक सवाल आ रहे हैं। ओके, ललित जी पूछ रहे हैं सर अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड ट्रम्प रैली आई बॉट 51,000 पुट, 52,000 कॉल, 2% ROI प्लस में हूं, विक्स भी बढ़ेगा तो कितना प्लस में निकलूं? वाह, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ललित जी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ललित जी मेरे कॉम्प्लीमेंट स्वीकार कीजिए, कम लोग हैं जो इन चीजों पर फोकस्ड हैं। लोग तो अंधाधुन कॉल पुट खरीद लेते हैं बस, कि भाई कॉल खरीद ली देखा जाएगा, पुट खरीद ली गिरेगा तो पैसा बनेगा, नहीं तो ठीक है लॉस दे देंगे। तो जो प्रोफेशनली इसको कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझकर रिटर्न को देख रहे हैं, विक्स को देख रहे हैं, वो आमतौर पर ज्यादा समय तक ऑप्शंस में अच्छा काम कर पाते हैं ललित जी। तो मेरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप जरूर अच्छा करेंगे। और अगर एक बड़ी रैली बनती है तो निश्चित रूप से यू विल मेक मनी। ओके, अच्छा, एक हमारे फसी साहब ने दोबारा एक सवाल करा है, वो कह रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा हटके, वीकली में ढेरों चार्ट्स पे पैटर्न बनता है और वॉल्यूम भी होता है, बट आप चार्ट ऑफ द वीक और रनर सब कैसे चूज करते हैं ढेरों चार्ट्स में से, और बाकी को क्यों नहीं चुनते? भाई देखिए, मुझे तो केवल 2 ही चार्ट चुनने होते हैं फसी साहब, और ये अपने आप में बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर आपको इतने चार्ट्स अच्छे, अब देखिए कई बार क्या होता है 2 चार्ट चुनना भी भारी काम हो जाता है, क्योंकि पूरे सप्ताह में हम देख रहे होते हैं कि कोई अवसर ही सामने नहीं होता, और कभी कभी इतनी बड़ी फहरिस्त होलसेल में ब्रेकआउट्स और चार्ट अच्छे लग रहे होते हैं। तो देखिए चार्ट ऑफ द वीक का फोकस क्या है? चार्ट ऑफ द वीक में हम उन चार्ट्स की चर्चा करते हैं जिन चार्ट से कोई ना कोई एक नई दिशा का अंदाजा मिल सकता है या जिससे कुछ नया सीखा जा सकता है। तो जो चुने जाते हैं चार्ट, जरूरी नहीं है कि वो सबसे अच्छे ट्रेड्स हों, वो चार्ट सबसे अच्छे लर्निंग चार्ट्स होते हैं जिनकी चर्चा हम लोग चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। तो चार्ट ऑफ द वीक अगर व्यक्ति नियमित देखे और जो चार्ट उसमें सुझाए जा रहे हैं केवल उनको स्टडी करे हर सप्ताह, तो मेरा ये मानना है कि आपके जो एनालिसिस है उसमें एक निखार जरूर आएगा, कुछ सुधार जरूर आएगा, ये मेरा मानना है। और इसी उद्देश्य से ये चार्ट ऑफ द वीक चल रहा है। और जो लोग मानते हैं कि चार्ट ऑफ द वीक में कोई भी चार्ट बोल दिया जाता है, तो ऐसा कतई नहीं है। बहुत मेहनत करके, बहुत समय लगा करके, बहुत सोच विचार करके जो चार्ट मुझे लगता है कि मेरे अनुभव में, क्योंकि मैं तो दिन रात चार्ट ही देखता रहता हूं, तो जो चार्ट उस सप्ताह सबसे अधिक मुझ पर असर डालता है वह चार्ट हर सप्ताह मैं फीचर करता हूं चार्ट ऑफ द वीक में। मुझे अनेकों लोग मिलते हैं, एयरपोर्ट में मिलते हैं, सम्मेलनों में मिल जाते हैं, पार्टी में मिल जाते हैं, शादियों में मिल जाते हैं, और वो हमेशा ही कहते हैं सर चार्ट ऑफ द वीक हम देखते हैं, और मैं नियमित देख रहा हूं 2 साल से, और मुझे पता नहीं क्यों मेरा एनालिसिस बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत अच्छे चार्ट्स खोज लेता हूं। जो चार्ट आप बता रहे होते हैं वही पहले मैंने खोजे होते हैं, या पिछले 1 साल में बड़ा अच्छा रिटर्न आया, यही सुनने का एक संतोष मिलता है। तो ये चार्ट ऑफ द वीक बहुत इंटरेस्टिंग कार्यक्रम है, और मुझे बहुत हर्ष है इस बात का
कि आप इसमें रुचि रखते हैं फसी साहब। तो ये चार्ट ऑफ द वीक, और चार्ट ऑफ द वीक कब आएगा भाई? कल आएगा, कल है रविवार, तो कल 6 बजे चार्ट ऑफ द वीक इसी चैनल पर देखने को मिलेगा जिन लोगों को नहीं पता है। और जो लोग हर सप्ताह कभी मिस नहीं करते हैं तो जरूर देखिएगा, इस सप्ताह भी बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल हमारे किसने पूछा है? ये सवाल आया है हमारे मिथिलेश जी का। मिथिलेश जी कह रहे हैं कि आईटीआई लिमिटेड होल्ड करें या एग्जिट मारूं? वाह, आपके शब्दों का चुनाव देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है मिथिलेश जी। तो एग्जिट जो है लेना चाहिए या नहीं, या आईटीआई का चार्ट कैसा दिख रहा है, ये प्रश्न है। अब आईटीआई तो देखिए गजब की तेजी बनी, क्या तेजी बनी, मैं तो शुक्रवार के मुंह को देखकर चकित था। ओहो हो, अब इसके बाद भी सवाल कर रहे हैं भाई आईटीआई में। तो मिथिलेश जी गजब का मोमेंटम बन रहा था, मुझे यकीन है कि आपने पहले पकड़ा होगा, और हमारे सेनानी है मिथिलेश जी। तो 360 के आसपास ब्रेकआउट हुआ, 450 पर बंद हुआ, और ये जो सप्ताह समाप्त हुआ है 40% बढ़ा है एक सप्ताह में। तो कौन कहता है कि रिटर्न नहीं आता है? देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती बाजार में। तो अगर आप ठीक चार्ट का चुनाव करते हैं तो आपको ऐसे चार्ट भी मिलते हैं। रहा सवाल कि कैसे एग्जिट करना है, उसके लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए मिथिलेश जी, और जो आपके मापदंड हैं रिस्क के रिवॉर्ड के, उसके अनुरूप अपना निर्णय कीजिए। बहुत अच्छे चार्ट का चुनाव आपने किया, आपको शुभकामनाएं। ओहो, अरे भाई एक और कंप्लेंट आई है, विपुल चावड़ा साहब लिख रहे हैं कि आप तो मेरा सवाल ही नहीं लेते। अरे ऐसा क्यों समझ रहे हैं विपुल जी? निश्चित रूप से आपका सवाल लेने के लिए ही हर सप्ताह ये अदालत सजाई जाती है और आप सबको बुलाया जाता है। ये जो अदालत लगती है हर सप्ताह, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम एक दूसरों के सवालों के जवाब ढूंढने में एक दूसरे की मदद करें। देखिए, हर कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका कि जवाब सबको पता हो, कोई किसी को जवाब नहीं पता होता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसा तो बाजार में कभी होता नहीं। लेकिन जो सही तरीका है सोचने का, जो राइट अप्रोच है, वो जरूर हमें धीरे धीरे करके अदालत से, चार्ट ऑफ द वीक से ये चीजें पता लगती है। तो विपुल जी जो आपने प्रश्न किया बीएलएस का, तो आइए बीएलएस के चार्ट को देखते हैं। ये है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज। हाँ, अब इस चार्ट पर क्या बताएं भाई, लगातार अप ट्रेंड है, हायर बॉटम है, सब सामान्य चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बाजार के बनिस्पत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, बाजार को पीछे छोड़कर नए कीर्तिमान शेयर बना रहा है, 500 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और क्या चाहिए बताइए। हाँ, अब सवाल है एलओसी, तो एलओसी हाँ 450 के आसपास डाल दीजिए बस, और निश्चिंत हो जाइए। तो बहुत अच्छा चार्ट आपने चुना हुआ है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार। हो, अरे भाई द जूरिस्ट साहब जो है, इनकी रुचि न केवल शेयर्स में है, ना ही इनकी रुचि कमोडिटीज में है। आप शौक रखते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टोस का, क्योंकि इनका सवाल जो है इथीरियम पर सवाल कर रहे हैं। इथीरियम का चार्ट तो मैंने हाल फिलहाल में देखा नहीं, लेकिन अब जूरिस्ट साहब ने सवाल किया है, तो आइए एक दफे इथीरियम का चार्ट भी देख लेते हैं, आखिर हमारा क्या बिगाड़ देगा इथीरियम। तो ये आपके सामने इथीरियम, ये चार्ट है, एक तरह का क्रिप्टो कॉइन है ये इथीरियम, और ये इसका वीकली चार्ट है। ये स्थिति है 1400, बहुत बड़ी रेंज, यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ब्रेकआउट आएगा 4000 के ऊपर, तो ये स्थिति है, और रेजिस्टेंस भी है ये 4000, तो यहाँ पर काफी संघर्ष होना चाहिए। तो ये रेंज है। इसके मुकाबले एक बार बिटकॉइन के चार्ट को भी देख लेते हैं। ये बिटकॉइन, ये चार्ट ज्यादा साफ है, क्लियर ब्रेकआउट हुआ था यहाँ 75 पे, सीधे 1 लाख हुआ, और अब वापस से 98,000 होकर 1 लाख की ओर बढ़ रहा है। तो ये चार्ट ज्यादा साफ क्लियर नजर आता है। तो ये चार्ट आया था, इथीरियम पर सवाल आया था। तो देखिए अदालत एक ऐसा, और एक हमारे विनीत जैन साहब हैं, इनको देखिए आइडिया के चार्ट में रुचि, ये कह रहे हैं आइडिया 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 आइडिया, 5 दफे आइडिया लिख दिया इन्होंने। तो लेट अस सी हाउ गुड एन आइडिया इज आइडिया। देखिए अभी एक चार्ट खुला हुआ था इससे पहले, और जैसे ही मैंने ये चार्ट खोला तो फिर और कुछ एनालिसिस की आवश्यकता। अब देखिए सारे बाजार का सबसे गिरा पड़ा शेयर है, बाजार कहां पहुंच गया देख रहे हैं। कुछ एसएमई मिड कैप स्टॉक्स ऐसे हैं, माइक्रो कैप, एसएमई, नैनो कैप, स्मॉल कैप, इस क्षेत्र की कुछ कंपनियां ऐसा काम कर रही हैं कि आपका कई स्टॉक्स ऐसे हैं दोगुना पैसा साल भर में, 3 गुना, 2024 से लेकर आज तक में ही पैसा दोगुना। कई ऐसे हैं जिनमें 2023 में लिया था जून जुलाई में, तो आज पैसा 3-4 गुना, ऐसे शेयर्स। और यहां देखिए पैसे का क्या हाल हुआ है। अगर आपने 2 साल पहले भी लिया था तो भी यहीं थे, और आज लिया है तो भी यहीं है। और मान लीजिए आपने 6-7 साल पहले लिया हो तो आइडिया ने आपको काफी चोट पहुंचाई है, तो अभी भी कोई खास ऐसे वजह नहीं है, और बहुत सी बेहतर चीजें बाजार में है। हाँ, लाइनें डाल दीजिए चार्ट पर, मैंने डाली है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन पर थोड़ा काम कीजिए, ये मेरा सुझाव रहेगा आपको, आइडिया पर जो प्रश्न कर रहे हैं।
ओहो, ललित जी ने एक प्रश्न किया था, मैं भूल गया था। वो ये कह रहे हैं कि HDFC, सुजलॉन, डिक्सन होल्ड है, कहाँ बुक करूं? इनके पास डिक्सन भी है, सुजलॉन भी है। इन्वेस्टमेंट डबल हो तो बुक कर लिया जाना चाहिए क्या? ये प्रश्न है कि क्या अगर मान लीजिए हमने कोई शेयर खरीदा, मिसाल के तौर पर सुजलॉन का नाम लिया इन्होंने या डिक्सन का नाम लिया, लेट अस से सुजलॉन का चार्ट देख लेते हैं, डिक्सन का देख लेते हैं। ये आपके सामने डिक्सन आ गया, लीजिए। ये है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अब आपने मान लीजिए हो कहाँ खरीदा होता, थोड़ा सा भी चार्ट को देखने का आपको सलीका होता तो कहाँ खरीदते बताइए। अगर थोड़ा सा भी चार्ट को देखकर सही एनालिसिस कर पाते, आपकी मंथली चार्ट देख रहा हूं मैं, तो यहां खरीद लेते 2023 के दिसंबर में, यानी कि आज से ठीक 1 सवा साल पहले लिया होता, 5600 का आपका डबल हो जाए तो निकल जाए। क्या वजह है कि डबल होने पर निकले? जो डबल हो सकता है वो ट्रिपल भी हो सकता है, तो इसलिए डबल हो जाए बस ये पर्याप्त वजह नहीं है निकलने की। चार्ट देखिए, और जहां पर आपको पैटर्न में तब्दीली, LOC का ब्रेकडाउन, कोई और वजह दिख रही हो तो निकलिए, अन्यथा बने रहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ललित जी, डिक्सन जैसा शेयर चुनने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, चुनना तो एक तरफ, होल्ड किए रखने के लिए आपको विशेष मेरी ओर से शुभकामनाएं। देखिए, होल्ड करना बहुत बड़ी बात है। खरीद तो बहुत से लोग लेते हैं, निकल जाते हैं जल्दी, तो जो लोग रख पाते हैं उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं। दिस इज समथिंग वेरी क्रेडिबल। ओहो, अच्छा, इसके बाद बहुत सारे और सवाल आ रहे हैं। मयंक पवारी साहब पूछ रहे हैं, और हमारे, अच्छा, रवि जी कह रहे हैं अपने धन्यवाद दे रहे हैं, और इनके अलावा राजविंदर जी कह रहे हैं कि भाई ओला का चार्ट देखिए। भाई ओला में कोई डेटा वेटा नहीं है हमारे पास, ओला तो अभी लिस्ट हुआ है, तो इसका चार्ट देखने का कोई खास औचित्य नहीं है। ये 93 पर आपने लिया था, 82 रुपया चल रहा है, कमजोर सा चार्ट है, लेकिन चार्ट बहुत सीमित है, तो उस चार्ट से परहेज करना चाहिए जहां डेटा पर्याप्त नहीं। हमारा खेल ही डेटा पर आधारित, जब डेटा ही नहीं होगा तो हम क्या एनालिसिस करें? तो जहां रिसेंट लिस्टिंग्स हैं वहां पर चार्ट नहीं देखना चाहिए, चार्ट वही देखिए जहां पर्याप्त डेटा हो आपके पास। ओके, तो ये राजविंदर जी ने प्रश्न किया था। ओहो, अरे अरे अरे, प्रवीण, हमारे क्या नाम है, प्रमोद जंभाले साहब हैं, और ये प्रश्न कर रहे हैं, मुकदमा निफ्टी निफ्टी निफ्टी, वाह, 3 बार इन्होंने मुनादी की है मुकदमे की। 27 नवंबर, 4 दिसंबर की वीकली गैप निफ्टी कब भरेगा? ये सवाल है इनका, प्रमोद जी का, कि 27 नवंबर 2023 को जो गैप बना था और 4 दिसंबर 2023 को जो गैप बना, निफ्टी उसको भरने कब आएगा? तो आइए एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, किस गैप की चर्चा कर रहे हैं वो भी समझ जाएंगे हम लोग। तो ये आपके सामने निफ्टी, और ये है इसका डेली पर ही गैप दिखेंगे ठीक से। ठीक है, 27 नवंबर 2023। भाई यहां तो कोई खास ऐसे गैप है नहीं भाई, कुल मिलाकर के देखें, हाँ गैप जरूर है ये छोटा सा, लेकिन कोई उसके बाद तो इससे भी बड़े बड़े गैप बने हैं, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस देनी नहीं चाहिए मेरा ख्याल। तो उस तरह ना देखें, मेरे ख्याल से 2024 के गैप्स की शायद चर्चा कर रहे हैं। खैर, 23 लिखा है इन्होंने, 23 में कोई खास ऐसे गैप्स नहीं है। और एक हमारे प्रसून कुमार साहब हैं, वो कह रहे हैं कि क्या बाल्टिक ड्राई इंडेक्स इरेलीवेंट हो गया है, क्योंकि आजकल आप इसकी बात नहीं करते हैं। नहीं, देखिए, कुछ ये इंडाइसेस कभी इरेलीवेंट नहीं होते हैं। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो है ये आपको बताता है कि दुनिया भर में कारोबार, ट्रेडिंग कैसी हो रही है और कैसा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है, तो ये इंडेक्स तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए एक बार चार्ट देख लेते हैं। अरे भाई, बजट की भी बात करनी है, तो ये आपके सामने बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, इसको हमेशा लाइन चार्ट में देखिएगा, कैंडलस्टिक डेटा नहीं होता है इसमें, तो ये लाइन चार्ट है, ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है, और इसमें डिप आता हुआ दिख रहा है आपको, यानी कि एक्टिविटी जो है स्लो हुई है। ये फ्रेट के रेट्स होते हैं, तो फ्रेट के रेट्स का इंडेक्स है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। चलिए, अच्छा, अब देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है आगामी यूनियन बजट। बजट कब आ रहा है? बजट आएगा 1 फरवरी को। 1 फरवरी को शनिवार है, ऐसा सुनने में आया है। और बाजार बंद रहेगा? नहीं रहेगा, बाजार खुला रहेगा, विशेष रूप से विशेष सत्र होगा सैटरडे के दिन, और उस दिन जो है बजट की कार्रवाई होगी। तो सैटरडे 1 फरवरी को बजट आने वाला है। तो बजट में क्या होगा? देखिए, बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पता लगती हैं, सरकार क्या करने जा रही है इसका अंदाजा होता है, बहुत सारी मांग होती हैं, जो हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से बजट पे ही ऐसी बातें होती हैं, फाइनेंस की चर्चा होती है, अलग अलग लॉबी ग्रुप्स होते हैं, यानी शेयर बाजार से जुड़े लोगों का एक ग्रुप है, इंडस्ट्री के अलग अलग ग्रुप्स हैं, हर उद्योग, हर क्षेत्र के लोग जो है वो
जो चाहते हैं वो बजट में मांग करते हैं। तो बजट में काफी चेंजेस आते हैं, तो इस हिसाब से बजट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे मेच्योर हो रहे हैं हम लोग, बजट की उतनी इंपॉर्टेंस रही नहीं है। मेरा मानना है कि जो पहले इंपॉर्टेंस होती थी आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, वो अब बजट की उतना महत्व नहीं रहा है। एक जमाने में तो हम रेल बजट को भी बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते थे कि रेल बजट में जाने क्या हमसे माल भाड़े बढ़ेंगे, किन चीजें के दाम बढ़ेंगे, कम होंगे। अब आजकल रेल बजट पर कोई ध्यान नहीं देता है, रेल बजट अलग से होता भी नहीं। तो उसी प्रकार से बजट की भी रेलिवेंस कम हुई है। लेकिन बजट के समय जो है उसको एक मील का पत्थर या एक फाइनेंशियल माइलस्टोन साल भर का जरूर आप मान सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो क्या होना चाहिए बजट के हिसाब से, क्या रणनीति होनी चाहिए? रणनीति होनी चाहिए कि आपको अपना रिस्क जो है उसको ध्यान में रख करके चलना है। रिस्क दोनों तरफ है। रिस्क एक बड़ी रैली का भी आना एक रिस्क हो सकता है, यानी अगर बड़ी तेजी आ जाए और हम उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर ना हो तो ये भी बड़ी एक परेशानी है। तो इसीलिए दोनों प्रकार की परिस्थितियों के लिए आपको तैयार रहना है। आप ये देखिए कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे, अब जैसे इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। देखिए, सरकार की ये भरसक कोशिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आए। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के तो कुछ होगा नहीं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे चीजें हो रही हैं देश में जिसका शायद हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, बट वो सीधे सीधे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी को, जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं उनकी डिलीवरी से जुड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों का विकास आपको निश्चित होते हुए दिखेगा। एक मिसाल इसकी देता हूं कि एक बड़े पैमाने पर मैपिंग हो रही है, यानी कि कहां से कहां तक पाइप जा रहे हैं, कहां से कहां तक रोड जा रही है, कहां रोड टूटी हुई है। इन सब चीजों की मैपिंग का काम जो कंपनियां कर रही हैं उनका, जिसको GIS कहा जाता है, इस प्रकार की कंपनियों में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि बजट को इस तरह से देखें कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या है, उनके फोकस किस तरफ है। अब जैसे हमने देखा जब जल जीवन मिशन, अमृत 1, अमृत 2, इस प्रकार की स्कीम सरकार लेकर के आई, इसका कितना बड़ा फर्क जो है उन क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों पर पड़ा। कितनी सारी कंपनियों में जबरदस्त तेजी बनी। पावर सेक्टर की जो कंपनियां आई उसका कितना बड़ा असर पावर के पूरे स्पेस पर आया। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजंस है उसका बहुत बड़ा प्रभाव शेयर बाजार पर पड़ता है। आपको याद होगा कि संसद में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वे जो सरकारी कंपनियां हैं उनके शेयर्स अगर आपके पास हैं जरूर रखिए। और आपने देखा कि उसके बाद कितनी बड़ी तेजी जो है वो सरकारी कंपनियों में आई है। तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज को बड़ी क्लोजली मॉनिटर करना होता है और इसी के लिए बजट इंपॉर्टेंट है। तो बजट को देखेंगे बड़े ध्यान से, लेकिन उससे पहले ये चर्चा करेंगे, ये सोचेंगे कि बेसिक पॉलिसी डायरेक्शन क्या है। तो पॉलिसी डायरेक्शन है कि जो सरकार के बेनिफिट्स हैं उसके लीकेजेस कम हो, उसकी डिलीवरी बेटर हो, ग्रोथ आए, कंजम्पशन को स्पर्ट मिले। कंजम्पशन कम हो रहा है हम देख रहे हैं, तो कंजम्पशन में स्पर्ट आए, और साथ में जो टैक्स रिजीम है वो ज्यादा बेहतर हो, कंप्लायंस ज्यादा हो। इस प्रकार का डायरेक्शन है। तो इसी के मद्देनजर आपको सेक्टर्स और शेयर्स का चुनाव करना है। तो यह है साल का पहला अदालत। बड़ा मजा आया, कहां समय बीत गया मुझे तो पता ही नहीं लगा। इतने सारे ढेरों चार्ट्स हमने देखे और इतनी गपशप लगाई। उम्मीद है आपको भी उतना ही आनंद आया होगा।